कैसे हो भाई सब लोग। तो यार ये जे एडवांस 2025 का पेपर 1 का जो क्वेश्चन है ना, ये डिफ़िकल्टी लेवल मैं ऐसा नहीं समझूंगा कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बट हाँ क्लेवर क्वेश्चन बहुत है। यानी कि चालाकी से बनाया गया क्वेश्चन है, और अगर तुम इसमें कैलकुलेशन करने बैठोगे तो बहुत फंसोगे। अगर हम इसको पूरा विजुअलाइज करें और पूरा अच्छे से इसकी सिचुएशन समझ लें तो शायद ये बहुत थोड़ी कैलकुलेशन के अंदर सोल्व हो जाएगा, और अभी हम वही करने वाले हैं ना। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं ना, कि ये बाहर एक बड़ा स्फेयर था, है ना। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 था, बाहर एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है। अंदर हमने यहाँ पे एक कैविटी बनाई, बट इस कैविटी में नीचे यहाँ पे एक छोटी सी जगह छोड़ दी है। यानी कि यहाँ पे इसको जब r/2 की कैविटी बनाई थी तो यहाँ पे ओपनिंग नहीं है, यहाँ पे एक थोड़ी सी थिकनेस छोड़ दी। यानी कि यहाँ पे भी एक इसी ग्लास की एक लेयर यहाँ पे भी बनी हुई है, थिन लेयर। यहाँ पे भी एक थिन लेयर इसी ग्लास की है। यानी अगर यहाँ पे लाइट टकराएगी तो वो इस ग्लास वाली सरफेस पे टकराएगी, ना कि हवा में। समझ में आई बात, ये गिवन है। उसके बाद में बोला है कि जो लाइट रे सोर्स एस है वो अनपोलराइज्ड लाइट है, वो एंगल थीटा पे इंसिडेंट होती है। वो ऐसे टकरा टकरा के अंदर जाएगी और टकरा टकरा के अंदर जाएगी। जब वो जाएगी तो इस पॉइंट पर टकराती है। बोला कि जब वो टकरा टकरा के जाती है तो अंदर कैविटी में जब वो एंटर करती है, तो जब कैविटी में एंटर करेगी तो वो इस ओ पॉइंट पर टकराती है, और जब वो ओ पॉइंट पर टकराती है तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ये 100% पोलराइज्ड है। अनपोलराइज्ड लाइट की 100% पोलराइज्ड लाइट रिफ्लेक्शन में कब होती है? ब्रूस्टर एंगल पे। बस यही कंसेप्ट यूज में होना था। उसके बाद में इतना तो मैक्सिमम लोग सोच लेते हैं, और तुरंत सोच लेते हैं कि यार यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है और 100% पोलराइजेशन की बात चल रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जब रिफ्लेक्शन हुआ होगा तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ब्रूस्टर एंगल के बराबर रहा होगा, एंगल ऑफ पोलराइजेशन के बराबर। आगे की कहानी शुरू होती है अब, है ना, जहाँ पे दिक्कत आना शुरू होगी। ध्यान से समझते हैं। पूछा है कि अगर ये एंगल थीटा है तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, हमसे ये पूछा हुआ है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो साइन थीटा कितना होगा, उसको समझने के लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन का डायग्राम समझते हैं। कि मान लो जो सोर्स था वो एंगल थीटा पे लाइट रे इंसिडेंट करता है। ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है, ठीक है। ये सेंटर है स्फेयर का और ये कैविटी का सेंटर है, और ये डिस्टेंस r/2 है और ये r है सारे के सारे। तो अगर मान लो एंगल थीटा पे इंसिडेंट हुआ तो रेडियस जो होगी वो नॉर्मल का काम करेगी। स्फेयर में रेडियस ही नॉर्मल का काम करती है। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा थीटा, वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा होगा। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा होगा, लाइट रे सामने ट्रेवल करके जाएगी, मान लो यहाँ पे टकराई, फिर से यहाँ पे एक नॉर्मल रेडियस बनाऊंगा और वो रेडियस ही नॉर्मल का काम करेगी। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ये कितना होगा? सबसे पहली बात, पहले रिफ्लेक्शन के बाद में एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन थीटा थे, तो अगली बार क्या होंगे? इस ट्राइंगल से देखो, इस ट्राइंगल में ये रेडियस आ रहा है और ये भी रेडियस आ रहा है। तो अगर इन दोनों इस ट्राइंगल में देखूं, ये रेडियस, हाँ ये रेडियस और ये साइड इक्वल है, रेडियस रेडियस r, तो इसके आमने सामने के एंगल ये इक्वल होंगे। यानी कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। रिफ्लेक्शन का फिर से एंगल थीटा, फिर से वो टकराएगी तो फिर से एक ट्राइंगल बनेगा जिसमें r और r इक्वल होंगे, तो आमने सामने के एंगल इक्वल होंगे। यानी कि हर बार जब भी टकराएगी वो रिफ्लेक्शन में एंगल थीटा ही जाएगा। और मान लो ऐसे 3 बार 4 बार 5 बार टकरा करके, और फिर वो इस कैविटी की सरफेस पे इंसिडेंट होती है। हमें नहीं पता कितनी बार कोलाइड करेगी, लेकिन जितनी बार भी कोलाइड करेगी वो हमेशा एंगल थीटा ही बनेगा रेडियस के साथ में, इतना जरूर पता है। अब जब वो इंसिडेंट हुई उसके बाद में रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्लेक्शन होगा, मान लो यहाँ पे कुछ एंगल r है और यहाँ पे कुछ एंगल i है, ठीक है। कुछ भी, इसको i स्क्वायर बोल लो, इसको r स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एंगल r है यहाँ पे, ये एंगल i है। ये एंगल i होगा तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल इस ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में, हाँ इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल भी i ही होगा। क्योंकि इस वाले ट्राइंगल में देखूं तो ये सेंटर से सरकमफेरेंस, इनर वाले स्फेयर में सेंटर सरकमफेरेंस, ये वाली डिस्टेंस कौन कौन सी, ये वाली डिस्टेंस भी r/2 और ये वाली डिस्टेंस भी r/2, तो इसके आमने सामने वाले एंगल सेम होंगे i और i। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो वो i बना, और यहाँ पे जो रिफ्लेक्ट हो रही है रे, जब यहाँ पे वो लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है तो ये 100% पोलराइज्ड है और ये अनपोलराइज्ड है। तो जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 100% रिफ्लेक्शन हुआ है तो यहाँ पे i जो होगा, ये आई एंगल ऑफ ब्रूस्टर, या फिर ब्रूस्टर एंगल की बात बोल दें उसको, ब्रूस्टर एंगल, ब्रूस्टर एंगल। और वो होता है tan इनवर्स म्यू थीटा बी, ब्रूस्टर एंगल, जिसको हमने यहाँ पे एंगल आई बोला, तो आई tan इनवर्स। अब यहाँ पे म्यू 100% पोलराइजेशन रिफ्लेक्शन में तब होता है जब वो रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही हो, टकरा करके लौट रही हो। यहाँ पे यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नहीं, मतलब कि जो भी है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही हो n1 से, और यहाँ पे जो टकराएगी तो यहाँ पे ग्लास है n = √3 का, तो यहाँ पे जब टकराएगी तो ग्लास सरफेस पे टकराई, तो जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो म्यू
टू विद रेस्पेक्ट टू वन होता है ना, सामने वाले का विद रेस्पेक्ट टू वन, और एयर का अंदर वन ही था तो सामने वाले का म्यू का ग्लास, म्यू टू विद रेस्पेक्ट टू वन, यहाँ पे म्यू ऑफ ग्लास ही बन जाएगा जो कि √3 होगा। यानी कि यहाँ पे एंगल जो बनेगा tan इनवर्स √3 60 डिग्री होगा। कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, कैलकुलेशन नहीं है, कैलकुलेशन तो 2 लाइन में एंगल आई कैलकुलेट होके आ गया है। बस कंसेप्चुअली सोचना था कि ये एंगल ऑफ ब्रूस्टर एंगल होगा, वही एंगल आई यहाँ पे भी होगा। अब उसके बाद में यहाँ पे एंगल आर देखूँ, यहाँ से सेंटर से अगर मैं सर्कमफेरेंस को ज्वाइन करूंगा तो इस सर्कमफेरेंस पे ये वाली रेडियस एक नॉर्मल का काम करेगी। तो यहाँ पे ये एंगल आई है और ये एंगल आर है, तो ये पे आई और आर का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन स्नेल्स लॉ लगा देता हूँ। स्नेल्स लॉ लगाऊं इसको, इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो 1 अंदर की तरफ 1 इंटू अंदर का एंगल साइन आई इक्वल टू बाहर का म्यू √3 इंटू बाहर का एंगल साइन आर। तो 1 इंटू ये बन जाएगा साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3 इंटू साइन आर। साइन 60 √3/2 इक्वल टू √3 साइन आर। साइन आर की वैल्यू, साइन आर की जो वैल्यू बनेगी वो 1/2 बनेगी, यानी कि आर बन जाएगा तुम्हारा 30 डिग्री। यानी कि हमें ये भी पता चल गया, ये भी कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, बस मैंने पूरी कैलकुलेट करके बताई है, इसलिए 4 लाइन लग गई, वरना तुम सीधे देख के भी 1 लाइन में लिख सकते थे। आर 30 डिग्री आएगा, ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। अब ध्यान से सुनते जाना, यहीं पे सारा खेल शुरू होगा। ज्योमेट्री जब हमने ऐसी बनाई है तो इस ज्योमेट्री में तुम इतना गंदा फंसोगे कि तुम इसको सोल्व ही नहीं कर पाओगे। हमें निकालना है ये थीटा, इस आर से ये थीटा कैसे निकालें, ये वाली लाइन अलग डायरेक्शन में है, ये वाली लाइन अलग डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच का एंगल भी नहीं पता, तो हम ये वाला एंगल कैसे निकालें। ये दोनों पैरेलल भी नहीं है कि इस लाइन में ये 30 तो ये भी 30 हो जाए। समझ में आ गई क्या यार? तो कुछ तो हमें अलग करना पड़ेगा। ध्यान से अगर हम इस ज्योमेट्री को देखें, क्लेवर क्वेश्चन मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि इसमें ज्योमेट्री बहुत गजब तरीके से डिजाइन मतलब कि यूज करी गई है। उस ज्योमेट्री में बात करें, सबसे पहले इस वर्टिकल एंगल के साथ में ये एंगल 60 डिग्री पे है, यानी कि ये वाली रे 60 डिग्री पे है। उसके बाद में अगर ये एंगल 60 डिग्री पे है, ये लाइन यहां से ये 60 डिग्री पे ऐसे चलती, बट इस लाइन के साथ में देखो ये एंगल 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। ये जो लाइन थी इसका ये वाला एंगल ये 60 डिग्री होना था, उसमें से ये 30 डिग्री, यानी कि ये एंगल 30 डिग्री। मैं बोल सकता हूं कि ये जो लाइन थी, ये वाली लाइन, अगर इसको मैं 30 डिग्री इधर घुमाऊं तो ये वाली लाइन बनेगी। अब ये ऑलरेडी 60 पे थी और उससे 30 डिग्री और उधर घूमना है, तो कितना एंगल घूम जाएंगे टोटल 90 डिग्री। यानी कि ये वाली जो लाइन है यहां से वर्टिकल से ये वाली लाइन 60 डिग्री पे है और यहां से 30 डिग्री पे दूसरी लाइन होना, मतलब कि यहां से वर्टिकल से 90 डिग्री पे होना, यानी कि ये वाली जो लाइट रे आएगी वो हॉरिजॉन्टल आएगी। समझ में आ गई क्या बात? अगर इतना क्लियर है तो ये क्वेश्चन खत्म है। बस यही सोचना था कि ये वाली जो रे आएगी वो इंसिडेंट होगी, वो हॉरिजॉन्टली इंसिडेंट होगी विद रेस्पेक्ट टू दिस वर्टिकल लाइन। अब ध्यान से देखो, अगली ज्योमेट्री बनाई हमने, अलग डायग्राम बनाया, अगले डायग्राम में फिर हमने वैसा ही बनाया। ठीक है, अगले डायग्राम में हमने वैसा ही बनाया कि हमने उसको हॉरिजॉन्टल बना लिया। ठीक है, ध्यान से देखना इस डायग्राम को कि ये टकरा के आई, जितने मर्जी कोलिजन हो अंदर इसके, फाइनली जब ये टकराएगी और यहाँ से जब टकरा कर लौटेगी तो ये हॉरिजॉन्टल होगी। यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन के बाद में लाइट रे ऐसे जाएगी। क्लियर है क्या? और ये एंगल इंसिडेंस 60 डिग्री बनेगा, यहाँ पे ये अभी ऊपर कैलकुलेट करा। और यहाँ पे ये जो एंगल आर है, ये एंगल, ये लाइट रे इंसिडेंट हुई, रिफ्रैक्शन के बाद इधर गई है, रिफ्रैक्शन के बाद में ये इधर जा रही है। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये जो इस सेंटर से इस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन वाले पे ज्वाइन करूंगा तो ये नॉर्मल की तरह काम करेगा। तो ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा है, हर जगह थीटा थीटा बना रही है रे, तो ये एंगल थीटा थीटा है। साथ में हमने बोला था कि ये एंगल आई होगा तो ये भी एंगल आई होगा, और ये एंगल आई होगा तो ये एंगल आर होगा मान लो। और ये जो एंगल आर बनेगा, कौन सा, हाँ ये हमने, हाँ सबसे पहले ये देखो, यहाँ से हमने ये नॉर्मल ड्रॉ करा है। इस नॉर्मल के लिए अगर तुम बात करोगे कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इस नॉर्मल के साथ में ये एंगल आर, ये एंगल आर, तो ये भी एंगल आर ही होगा। ये क्यों होगा, मैं अभी ध्यान से समझो कि ये एंगल आर है, नीचे वाला आर है, ये भी मानो नीचे वाला एंगल आर है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये जो नॉर्मल होगा इस नॉर्मल के साथ में, ये वाली रे का इंसिडेंस एंगल ये आर है, और इसका इसी के साथ में ये एंगल, ये तो टोटल कितना है तुम्हारा, ये टोटल एंगल ये बनेगा आई, ये आई बनेगा, ये एंगल आई है तो फिर ये आई बनेगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल तुम्हारा इस सेंटर से इस पॉइंट पे जब रिफ्रैक्शन हो रहा है तो नॉर्मल तो यहाँ पे ये रेडियस बनेगी, इस रेडियस के साथ में इंसिडेंस एंगल का ये एंगल, हमने इंसिडेंस बोला, ये रिफ्रैक्शन बोला। इंसिडेंस इधर से हुआ उसको हमने एंगल आर बोल दिया, इधर से जो एंगल आया इसको आई बोल दिया। अब ध्यान से देखो,
इसको एक बार के लिए मिटा लेते हैं। ये एंगल आर है अपना। यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाया था तो ये हमें पता चला था कि ये जो एंगल है, ये एंगल कितना बना था दोस्तों, ये एंगल हमारा 30 डिग्री कैलकुलेट होकर आया था, ऊपर ही हमने देखा, और ये एंगल 60 डिग्री था। और हमें ये पता था कि ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये वाला भी एंगल 30 डिग्री होगा, यानी कि ये भी एंगल आर ही होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला टोटल एंगल 60, तो ये वाला भी टोटल एंगल 60, उसमें से ये वाला एंगल 30, तो ये वाला एंगल 30। यही तो बात है ना। ये वाला एंगल तुम्हारा बनेगा वो 30 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी कि इस लाइन से ये 30 डिग्री झुकी हुई इधर की तरफ बनेगी। अब ये एंगल आर, ये एंगल आर, दोनों को आर ही बोल दिया। ध्यान से देखो, जब मैंने हॉरिजॉन्टल बनाया, अगर ये लाइन हॉरिजॉन्टल इधर चल के आएगी तो सामने वाली ये जो लाइन है वर्टिकल लाइन, इस पे यहाँ पे परपेंडिकुलर बनेगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अब अगर ये 90 डिग्री है, ये वाला टोटल एंगल अगर बात करूं, ये टोटल एंगल है ना, इसमें ये टोटल एंगल 60 डिग्री का था, उसमें से ये 90 डिग्री है। इस ट्रायंगल में बात कर लो, इस छोटे ट्रायंगल में, बस ज्योमेट्री सोल्व करनी है, बैठ के दिमाग लगाना है, कैलकुलेशन तो बची ही नहीं है अब इसमें। 90 डिग्री, 60 डिग्री, तो ये बचा हुआ 30 डिग्री, खत्म। ये बचा हुआ आधा 30 डिग्री, टोटल 60 था, तो ये बचा हुआ आधा भी, ये भी 30 डिग्री। अब तुम ध्यान से सुनो, इस वाले ट्रायंगल में देखोगे, ये वाला ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में ये डायमीटर है, तो डायमीटर अपने सर्कमफेरेंस पे कहीं पे भी जाओगे तो 90 डिग्री सबटेंड करेगा। उस 90 डिग्री में से ये अगर टोटल 60 डिग्री है, तो ये वाला बचा हुआ 30 डिग्री, ये वाला फिर से 30 डिग्री, यानी कि 30 के 3 पार्ट हो रखे हैं। ये 30 डिग्री, तो इस ट्रायंगल में आ जाओ, इस ट्रायंगल में ये भी रेडियस r/2 के बराबर, ये भी रेडियस r/2 के, इस ट्रायंगल में ये एंगल 30, तो ये भी 30, आमने सामने के एंगल, ये भी एंगल 30 डिग्री। खैर अभी अपना काम का जो वहां पे आते हैं, ये एंगल 30 डिग्री और ये एंगल 30 डिग्री, तो ये ट्रायंगल जो मैंने पी पॉइंट माना, इसको इंसिडेंस वाले को क्यू माना, ये ए डी ओ ये पॉइंट के नाम दे रखे हैं। अब इसमें कैलकुलेशन करते हैं ना, कैलकुलेशन कितनी, ध्यान से देखना। ट्रायंगल ए ओ पी के अंदर देखो, ट्रायंगल ए ओ पी के अंदर, ट्रायंगल ए ओ पी के अंदर डी जो है वो मिड पॉइंट होगा किसका, ए ओ का। क्यों होगा? क्योंकि इसमें ये जो ट्रायंगल है उसके अंदर ये सामने, ये जो मिड पॉइंट है यहाँ से सामने आया, तो ये परपेंडिकुलर लगा। अब उसमें ये एंगल 60 डिग्री, ये भी एंगल 60 डिग्री, तो ये भी एंगल 60 डिग्री होगा। इस एओपी में इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसमें मीडियन ही एंगल बाइसेक्टर होगा। तो जो एंगल बाइसेक्टर बना 30 ग्राफ, वो सामने जाके मीडियन बनेगा, यानी कि इस ट्रायंगल से मैं बोल सकता हूँ कि AD और DO बराबर है। और AD पूरा का पूरा कितना था, ये सेंटर से यहाँ तक r/2 रेडियस दे रखी थी, तो ये अगर ये आधे आधे हैं, ये वाला डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस इक्वल है, तो AD और DO दोनों मिलके r/4 बनेंगे। अब अगर ये r/4 बनेंगे तो ध्यान से देखो, मैं CD को क्या बोल सकता हूँ, CD को बोल सकता हूँ टोटल R था C से O तक, उसमें से ये r/4 माइनस कर दिया, तो r माइनस r/4 बेटा क्या बन जाएगा, 3r/4। कैलकुलेशन बिल्कुल आसान वाली है इसमें, इसीलिए क्लेवर क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ दिमाग लगाना है। उसके बाद में अब तुम क्या करोगे, अब तुम्हें निकालना है एंगल थीटा, यानी कि अब तुम्हें इस थीटा पे आ जाना है, यहीं पे सारी चीजें सोल्व होंगी। ये वाला एंगल थीटा सोल्व करना है। ये वाला एंगल थीटा कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, ये एंगल थीटा ट्रायंगल आ रहा है तुम्हारा कौन सा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। इस ट्रायंगल, यही ट्रायंगल चूज क्यों करा मैंने, क्योंकि इस ट्रायंगल में ये वाली साइड पता है और ये वाला एंगल निकालना है मुझे, और ये वाली साइड हमने कैलकुलेट कर ली, आंसर ही आ गया ना सीधे सीधे देखते ही। इस वाले ट्रायंगल से ट्रायंगल CDQ में एंगल Q तुम्हारा थीटा है, जो कि हमें साइन थीटा कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। बस साइन थीटा क्या बनेगा इसका, साइन थीटा बनेगा परपेंडिकुलर, इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर होगा AD खुद, CD अपॉन में CQ तुम्हारा हाइपोटेनियस होगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस है। तो साइन थीटा, CD क्या है बेटा, CD अभी कैलकुलेट करा 3r/4 अपॉन में CQ तो रेडियस है ना, ये तो बड़े स्फीयर का सेंटर और ये उसका सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस, ये तो r ही है पूरा, तो ये r से डिवाइड कर दिया और आंसर r से r कट गया, 3/4 साइन थीटा इक्वल टू 3/4। देखो कितना चलाक क्वेश्चन था, कैलकुलेशन के नाम पे बिल्कुल छोटी छोटी कैलकुलेशंस हैं, बट कंसेप्ट में इतना डीप है कि तुम्हें ज्योमेट्री अगर तुमने ढंग से नहीं बनाई तो क्वेश्चन नहीं होगा तुमसे। ठीक है, तो भाई ऐसे ही और भी आसान और अच्छे सोल्यूशन देखने के लिए अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाकी ऐसे ही बहुत से सोल्यूशन तुम्हें मिलेंगे बढ़िया से यूट्यूब चैनल पे, तुम अपना विजिट कर सकते हो। और पूरा जो अपना फ्री कोर्स चल रहा है, फ्री कोर्स उसमें पूरा 11th-12th तुम्हें इसी लेवल का और ऐसे अच्छे कंसेप्ट पढ़ाए जाएंगे, वो बिल्कुल फ्री रहेगा। उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना,
जहाँ पे तुम्हें सारी अपडेट मिलेंगी @फिजिक्स माफिया। और अपना डाउट डाउट ग्रुप है माफियाज डाउट किलर ग्रुप, वो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें टेलीग्राम की उसकी लिंक मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि तुम्हें रेगुलर अपडेट मिलते रहे, ठीक है।